हेलो गाइस, दिस इज अंकु कौशिक और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल पे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है डस्ट पार्टिकल्स। टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में तीन कंपोनेंट्स हैं, वाटर वेपर, गैसेज और डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तीसरा जो कंपोनेंट हमारा डस्ट पार्टिकल्स आज हम पढ़ रहे हैं, लास्ट कंपोनेंट। चैप्टर का नाम है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, चैप्टर 8, क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बात हो रही है डस्ट पार्टिकल्स की। गैसेस तो एटमॉस्फेयर में होती है, हमें पता है। ठीक है, वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर में होती है, हमें पता है। 10 पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। अगर होते हैं तो दिखती क्यों नहीं? अब आप कहोगे सर, रोड पे पड़ी हुई धूल तो दिख जाती है, किसी सामान पे धूल जब होती है दिख जाती है, लेकिन 10 पार्टिकल्स क्यों नहीं दिखते? तो यहाँ पे आपको रिकॉल करना पड़ेगा एक एक्सपेरिमेंट। स्कूल टाइम में जब आप छोटे बच्चे थे, आपको बताया गया था कि आप एक अंधेरे कमरे में हो और वहाँ पे किसी एक छोटे से छेद से या छोटी सी खिड़की से कोई रोशनी आ रही है, तो उस रोशनी में आपको 10 पार्टिकल्स दिखते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? वो वैसे नहीं दिख रहे थे, आपको उस रोशनी में दिख रहे थे। क्यों दिखते हैं? वो साइंटिफिक रीजन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं करेंगे, हमारे मतलब की बात नहीं है। ठीक है, बस हमारे मतलब की बात यह है कि एटमॉस्फेयर में, एयर के अंदर या एटमॉस्फेयर में 10 पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब एटमॉस्फेयर की कैपेबिलिटी होती है, वो इतना कैपेबल होता है कि वो 10 पार्टिकल्स को अपने अंदर उठा सके, कैरी कर सके। समझ रहे हो ना? है ना? वही बात यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रही है। एटमॉस्फेयर हैज ए सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स, जो कि हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते जनरली, ठीक है, वो इतनी कैपेसिटी उसके पास होती है कि वो अपने अंदर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स रखता है, विच में ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब ये जो स्मॉल पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये अलग अलग सोर्सेज से आ रहे हैं, सिर्फ धूल से नहीं आ रहे हैं, और भी अलग अलग सोर्सेज हैं। वो सोर्सेज कौन कौन से हैं? एंड इंक्लूड सी सॉल्ट। समुद्र का पानी जब जाता है, एवोपरेट होता है, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा नमक भी ऊपर चला जाता है, या कभी कभी धूल में उड़ जाता है नमक। समुद्र किनारे जो सॉल्ट वगैरह बिखरा पड़ा रहता है, वो धूल की वजह से हवा जब आती है, आंधी उठाती है उस नमक को, तो थोड़े बहुत जो माइनर पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही माइनर पार्टिकल्स होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। दूसरा आ रहा है फाइन सॉइल। सॉइल में जो बहुत ही महीन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो भी हवा में घूमते रहते हैं, उनको भी हवा अपने साथ ऊपर उठा के ले जाती है। स्मोक शूट, ऐश। अब यहाँ पे बात आई, शूट और ऐश दो चीज़ें हैं। जब धुआं निकलता है, जब कोई चीज़ जलती है, तो ऐश निकलती है, राख निकलती है, वो तो हमें सबको पता ही है। उस राख में से भी स्मॉल पार्टिकल जो वो हवा अपने साथ बढ़ा के ऊपर ले जाती है। लेकिन जब कोई चीज़ जलती है, स्पेशली इंडस्ट्रीज वगैरह में फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जब जलते हैं, तो शूट भी निकलता है। शूट एक ब्लैक पाउडर की तरह होता है, वो जनरली हमें नहीं दिखता, लेकिन वो कब दिखता है? जब किसी जगह पर इकट्ठा होने लगता है। जैसे कि आपको शायद याद ना हो, आज से 20-25 साल पहले ताजमहल के आसपास आगरा में सारी फैक्ट्रीज बंद करा दी गई थी। क्यों? क्योंकि ताजमहल काला पड़ने लग गया था, उसके ऊपर शूट इकट्ठा होने लगा था। फैक्ट्रीज का धुआं वहां जाकर इकट्ठा होता था। वो धुआं नहीं, धुएं के अंदर एक सॉलिड पार्टिकल होता है, पाउडरी होता है। वो बहुत हमें ऐसे नहीं दिखता जनरली, लेकिन जब वो किसी जगह पे इकट्ठा होने लगता है, तो उस जगह का सरफेस वो डार्कर कर देता है थोड़ा सा। समझ आ गया? उसको हम शूट बोलते हैं। पोलन। पोलन ग्रेन्स तो आपको पता ही है, फल फूलों से आते हैं, है ना? पता होगा आपको। उसके बाद डस्ट भी होती है थोड़ी सी, और डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटियोर्स। मीटियोर्स जब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं, तो फ्रिक्शन से वो जल जाते हैं। अर्थ के सरफेस तक ना बहुत कम मीटियोर्स पहुंचते हैं, ज़्यादातर वो एटमॉस्फेयर में ही बर्न अप हो जाते हैं। लेकिन जब वो बर्न अप हो जाते हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स बच जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं उससे, वो भी एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। ठीक है, उनमें जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, जो बड़े पार्टिकल वो तो नीचे बैठ जाएंगे सरफेस पे, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में ही घूमते रहते हैं। उनको क्या होता है, एटमॉस्फेयर के बाद कैपेसिटी उनको कैरी करने की, एटमॉस्फेयर कैरी करके रखता है। अब ये क्या बोल रहा है एक बात, 10 पार्टिकल्स कहाँ मिलते हैं? आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर में मिलेंगे, जो सरफेस के पास है, ज्यादा ऊपर नहीं, क्योंकि वेट तो इनमें होता ही है, और हवा इनको बहुत ऊपर तक कैरी नहीं कर पाती। कुछ केसेस में कैरी कर लेती है, यट कन्वेक्शनल करंट्स में ट्रांसपोर्ट देम टू हायर हाइट्स। क्या होता है देखो, ये हमारा सरफेस है। कन्वेक्शनल करंट कैसे जनरेट होते हैं? हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे सनलाइट पड़ी, ये सरफेस गर्म हो गया, इस सरफेस से जो लगी हुई हवा है वो भी गर्म हो गई। जब गर्म हो जाती है तो हवा हल्की हो जाती है, गर्म होने के बाद उसका वेट कम हो जाता है, तो ये ऊपर की तरफ जाने लगती है। जब हवा वर्टिकल फ्लो करती है, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है,
अगर मानो नीचे का सरफेस एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, है ना, या ऊपर की जो हवा है जो वो ठंडी हो जाती है तो वो भारी हो जाएगी, तो नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, उसको भी कन्वेक्शन करंट बोलेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ यही वाला पढ़ते हैं। तो जब नीचे की हवा जब गर्म हो रही है और ऊपर चली गई, समझ गए, तो ये अपने साथ यहाँ पे 10 पार्टिकल्स थे इसमें, ये भी ऊपर लेके चली जाएगी इन 10 पार्टिकल्स को, है ना। तो ये बोल रहा है कि जनरली जो 10 पार्टिकल्स हैं वो लोअर लेयर में मिलते हैं, लेकिन कन्वेक्शन करंट की वजह से कभी कभी ऊपर भी पहुंच जाते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब 10 पार्टिकल्स के बारे में इतना सब कुछ बता दिया, तो अब एनसीईआरटी में बता रही है कि 10 पार्टिकल्स मिलते कहाँ पे हैं। यार ऑब्वियस सी बात है, अर्थ है हमारी, ये हमारी अर्थ है, तो ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, ये पोलर रीजन है, ये हमारा टेम्परेट रीजन है, ये हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, इतना आपको पता होगा, बाकी अभी और डिटेल में मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, ये ट्रॉपिक्स है 0 डिग्री पे, 5 से 10 डिग्री ऊपर, 5 से 10 डिग्री नीचे, नॉर्थ साउथ दोनों तरफ। इधर जो आता है ये हमारा, उसके बाद फिर आ जाता है सब ट्रॉपिकल जोन, ये हमारा टेम्परेट जोन, फिर ये हमारा आ गया पोलर रीजन। ये बोल रहा है द हायर कंसंट्रेशन ऑफ दस पार्टिकल्स इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, कि सब ट्रॉपिकल में और टेम्परेट रीजन में जो है हायर कंसंट्रेशन पाई जाती है 10 पार्टिकल्स की। मतलब ये जो ये वाला रीजन है इसमें ज्यादा मिलेगा ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल पोलर रीजन, कि इक्वेटोरियल रीजन में, ब्लू से कर देता हूं, रुको एक मिनट जरा, इक्वेटोरियल रीजन में जो है कम मिलेंगे 10 पार्टिकल्स, ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, इस रीजन में कम मिलेंगे, सॉरी ये हमारा पोलर रीजन है, इस रीजन में कम मिलेंगे, और ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, इस रीजन में कम मिलेंगे। ठीक है, बीच का जो रीजन है ये वाला, जो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट वाला रीजन है, कौन सा, ये इतना रीजन, इसमें 10 पार्टिकल्स ज्यादा मिलते हैं। क्यों? ड्यू टू ड्राई विंड्स, यहाँ पे विंड्स ड्राई हैं, यहाँ पे पानी ज्यादा है, यहाँ पे नमी ज्यादा है हवा में, और यहाँ पे भी नमी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे भी बारिश होती रहती है हमेशा। पोलर्स में आइस ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली इन रीजन से कंपैरिजन में पोलर में ज्यादा वाटर वेपर है, मॉइस्चर ज्यादा हवा में। जब हवा में मॉइस्चर होगा तो उसकी डस्ट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और क्योंकि पोलर रीजन में और इक्वेटोरियल रीजन में मॉइस्चर ज्यादा है तो उनकी डस्ट कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, और टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है इसमें मॉइस्चर कम है तो उनकी डस्ट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है, डस्ट पार्टिकल्स कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। बस इतनी सी बात है। ऐसे ही नीचे होगा, नीचे भी यहाँ पोलर रीजन है, यहाँ पे कम मिलेंगे, बीच में जो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन है यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, बस इतनी है, यही समझना है। ठीक है, एक चीज़ और बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या बताएगा, 10 पार्टिकल्स की डेफिनेशन बता दी, उनके बारे में बता दिया, सोर्सेज बता दी कहाँ से आते हैं, मिलते कहाँ ये बता दिया, क्यों मिलते हैं कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ये भी बता दिया। अब ये कह रहा है कि उनका सिग्निफिकेंस क्या है 10 पार्टिकल्स का, क्यों पढ़ रहे हैं हम 10 पार्टिकल्स, एमई तो नहीं पढ़ाएगी एनसीईआरटी 10 पार्टिकल्स के बारे में। तो सिग्निफिकेंस का काम है, डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंसेस टू प्रोड्यूस क्लाउड। अगर 10 पार्टिकल्स नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। पानी ऊपर जाता है, वाटर वेपर बनता है, चला गया वाटर वेपर बना, ऊपर चला गया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के लिए उसको एक बेस की जरूरत पड़ती है, बादल बनने के लिए हजारों लाखों जो वाटर वेपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको जुड़ना पड़ेगा, है ना। उन जुड़ने के लिए उनको एक बेस की जरूरत पड़ती है। किस बेस के ऊपर वो जुड़ेंगे, वो इकट्ठे कैसे होंगे, वो बेस जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोलते हैं उसको, जो कि 10 पार्टिकल्स होते हैं। अगर 10 पार्टिकल्स नहीं होंगे तो वाटर वेपर को एक बेस नहीं मिलेगा, जब बेस नहीं मिलेगा तो कंडेंस नहीं होगा, और कंडेंस नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो अगर 10 पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होंगे तो बारिश को भूल ही जाना। 10 पार्टिकल्स का बहुत बड़ा योगदान है हमारे क्लाइमेट का, जो आज बारिश होती है नहीं होती जो भी होता है उन सब में 10 पार्टिकल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हम 10 पार्टिकल्स को पढ़ते हैं। तो वो 10 पार्टिकल्स, अगर कभी क्वेश्चन है हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई तो वो 10 पार्टिकल्स ही हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तैयार रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में से कराया जाएगा।
तब तक इसको पूरे को देखिएगा। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर आपकी हो चुकी है, 3 कंपोनेंट्स है, तीनों के तीनों पढ़ा दिए। कौन सा? गैसेस पढ़ा दिए, वाटर वेपर पढ़ा दिया, डस्ट पार्टिकल्स पढ़ा दिया। जितना एनसीईआरटी में लिखा था वो तो पढ़ा ही गया, आसपास की जो चीजें थी जो समझने लायक थी, जो आपको पता होनी चाहिए, वो भी बता दिए। ठीक है, तो इसको पढ़िए। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।